एवरीवन, आज अपना टॉपिक रहेगा डिज़ार्मामेंट। इस डिज़ार्मामेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मीनिंग, नेचर, डिफरेंस क्या है डिज़ार्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल में, और इनके लिए की गई जो ट्रीटीज़ हैं, ये हम सारा इस स्लाइड में कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा बीए सेमेस्टर 6 के लिए, ठीक है। जो बच्चे पेपर देने वाले हैं 6 सेमेस्टर में और बीए बीएड के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंटरनेशनल रिलेशन की ये बुक रहेगी जो आपके एक पेपर लगता है 6 सेमेस्टर में, इंटरनेशनल रिलेशन। ये टॉपिक उसी में से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं? डिज़ार्मामेंट की। डिज़ार्मामेंट किसे कहते हैं? डिज़ार्मामेंट का मतलब है रिडक्शन, लिमिटेशन और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ वेपन, आर्म्ड फोर्सेज एंड मिलिट्री इक्विपमेंट बाय कंट्रीज़। डिज़ार्मामेंट का मतलब क्या है? निशस्त्रीकरण। मतलब कोई भी कंट्री अपने आप को पूरी तरह से क्या कर देगी, जो भी उसकी आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस है, मिलिट्री है या न्यूक्लियर वेपन है, वो उसको क्या कर देगी? ख़त्म कर देगी, निशस्त्र हो जाएगी, डिज़ार्मामेंट कर लेगी अपनी कंट्री को। इट मीन्स, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। कोई भी वॉर होने की संभावना को क्या किया जा सके? ख़त्म किया जा सके, ठीक है। और प्रमोट की जा सके पीस को और सिक्योरिटी को अपने एरिया में। क्लियर है चीज़ें? तो इसका मेन मोटिव है डिज़ार्मामेंट का, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशंस। मतलब नेशंस के बीच में सिक्योरिटी को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए, ठीक है। नेचर ऑफ डिज़ार्मामेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस। मतलब नेचर क्या है डिज़ार्मामेंट का? डिज़ार्मामेंट होता क्या है? डिज़ार्मामेंट अगर हो जाती है कंट्री तो इससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। डिज़ार्मामेंट इज़ कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट टूल। डिज़ार्मामेंट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूल है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का। पहला इसका पॉइंट क्या रहेगा? ये रिड्यूस करता है चांस ऑफ वॉर को। अगर कोई कंट्री के पास आर्म्स ही नहीं रहेंगे, न्यूक्लियर वेपन ही नहीं रहेंगे, तो उसके पास एबिलिटी नहीं रहेगी क्या करने की? वॉर करने की। कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट होता है किसी नेबरिंग कंट्री के साथ तो वो बैठ के नेगोशिएट करेंगे, ठीक है। बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट। अगर मतलब उनके पास आर्मामेंट्स ही नहीं है तो एक कंट्री दूसरी कंट्री पर पूरा विश्वास कर सकती है, ठीक है। आर्मामेंट अगर रिड्यूस करते हैं तो पीसफुल क्या हो जाएंगे? इंटेंशंस हो जाएंगे। इससे हमें बिलीव हो जाएगा कि वो कंट्री हमारी कंट्री पर अटैक नहीं करेगी। तो ये नेचर है किस चीज़ का? डिज़ार्मामेंट का। आगे पढ़ लेते हैं। अगर आर्म्स होंगे ही नहीं किसी भी कंट्री के पास तो क्या होगा? इट स्टॉप्स नेशन फ्रॉम कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ इन कॉम्पिटिशन विद अदर्स। मतलब ये आर्म्स रेस को भी प्रिवेंट करती है। अगर हम डिज़ार्मामेंट कर लेते हैं अपनी कंट्री को, मतलब आर्म्स कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, आर्म्स को नहीं बनाते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेशन ऑफ वेपन कर देते हैं, तो ये किस चीज़ को प्रिवेंट करेगी? आर्म्स रेस को। कोल्ड वॉर में आर्म्स रेस चल रही थी, कमेंट करेंगे कौन कौन सी कंट्री के बीच में आर्म्स रेस चल रही थी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इट सेव्स मनी। हमारी जो मनी है वेपन्स पे नहीं लगती। यूएसएसआर में यही हुआ था ना बिफोर 1991। उसने अपनी सारी मनी कहाँ इन्वेस्ट कर दी थी? इंडस्ट्रीज़ में, जिसके कारण क्या आ गया था? इकोनॉमिक कॉलिजन आ गया था इंडस्ट्री में, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ उनकी डाउन चली गई, सारा पैसा कहाँ लगा दिया उसने? सारा पैसा वेपन पर लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सेव किया जा सकता है। जो मनी हम स्पेंड करते हैं वेपन्स पर उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे, किसके पॉइंट्स हो जाएंगे? नेचर ऑफ डिज़ार्मामेंट के। क्लियर? सपोर्ट पीसफुल डिस्प्यूट सिस्टम, मतलब पीसफुली आएगा यहाँ पे। पीसफुली जो डिस्प्यूट्स हैं हम उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे? पीसफुली सेटलमेंट करेंगे। अगर डिज़ार्मामेंट ही नहीं होंगे और किसी कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है, थ्रू डिप्लोमेसी और नेगोशिएशंस हम उनको क्या करेंगे? एस्केलेट करेंगे। क्लियर है चीज़ें? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिड्यूस द डेंजर ऑफ वेपन फ्रॉम मास डिस्ट्रक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मतलब मास डिस्ट्रक्शन मतलब लोगों का लोग जो मर रहे हैं, मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है। न्यूक्लियर एंड अदर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स पोज सीरियस थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। न्यूक्लियर और जो दूसरे वेपन्स हैं, ये इसने क्या किया? ह्यूमैनिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट खड़ा कर दिया है। न्यूक्लियर वेपन्स सभी बना रहे हैं और ये ह्यूमैनिटी के लिए क्या है? खतरा है। और डिज़ार्मामेंट किस चीज़ को रिड्यूस कर रही है? इसी खतरे को रिड्यूस कर रही है। तो डिज़ार्मामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो किसके लिए बनाया गया है? ह्यूमंस की डेवलपमेंट के लिए, कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, पीसफुल नेगोशिएशंस के लिए, कन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने के लिए पीसफुली।
क्या बनाया गया है, डिसआर्मामेंट लेके आया गया है। अब डिफरेंस क्या है, स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों टर्म एक ही जैसी लगती है, डिफरेंस डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल दोनों ही टर्म कैसी लगती है, एक जैसी लगती है, बट स्लाइटली सा डिफरेंस है, अपने देख लेते हैं। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या, रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ वेपन एंड आर्म्ड फोर्सेस, मतलब एलिमिनेशन करना और रिडक्शन करना किस चीज़ का, आर्म्ड फोर्सेस का, मतलब ख़त्म कर देना, सारे वेपन्स को एलिमिनेट कर देना जिससे वॉर होने की पॉसिबिलिटी ही ना रहे। बट आर्म्स कंट्रोल क्या है, आर्म्स कंट्रोल का मतलब है जो अपने पास आर्म्स है, जो न्यूक्लियर है, अपने उनको मैनेज करेंगे। अगर इतना न्यूक्लियर है कि हम सामने वाली कंट्री से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते, तो हमें उन वेपन्स को क्या करना है, रेगुलेट करना है, ठीक है। अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को उतना रखना है जिससे हम अपनी रक्षा कर सकें, ठीक है। टू लिमिट द ग्रोथ एंड यूज़ ऑफ वेपन्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट, और आगे आने वाले समय का खतरा जो बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के कारण, उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके विद द यूज़ ऑफ आर्म्स कंट्रोल, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है किसके बीच में, डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल के बीच में। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है, डिसआर्मामेंट का मतलब है रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना वेपन्स को पूरी तरह से, और आर्म्ड फोर्सेस को भी, ताकि वॉर होने की कोई भी पॉसिबिलिटी ना बचे। आर्म्स कंट्रोल क्या है, जो अपने पास आर्म्स बन गए हैं इनको सही से मैनेजमेंट करके इनको रेगुलेट करना, इनको किस तरह से यूज़ करना है, ये मतलब कब यूज़ करना है, ये आर्म्स कंट्रोल है, ठीक है। और इनको बस जिस सीमा तक आपको ज़रूरत है उसी सीमा तक इन कंट्रीज़ को बनाना, ये क्या कहलाएगा, आर्म्स कंट्रोल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है, सीक रिडक्शन और अबॉलिशन ऑफ आर्मामेंट। इसमें क्या बता रखा है, डिसआर्मामेंट में बता रखा है कि पूरी तरह से आर्म्स क्या हो जाते हैं, अबॉलिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटीज़ एम्ड क्या करती है, एलिमिनेटिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन, पूरी तरह से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। जबकि आर्म्स कंट्रोल का क्या मेन मोटिव है, सीक रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ लगाती है, सीलिंग करती है। आपके पास अगर इतने आपने 500 न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो आपको और नहीं बनाना। रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस कंट्रीज़ पर, ताकि वो और अपने आर्म्स को एक्यूमुलेट ना करें, ठीक है। रीसेंट एग्जाम्पल हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन में देख सकते हैं, अभी वॉर जो चल रही है वो इसी का एक एग्जाम्पल है, ताकि आगे न्यूक्लियर वेपन और ना बनाया जाए, ठीक है। एग्रीमेंट लिमिटिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स अ कंट्री में पोजेज, मतलब एक कंट्री कितने न्यूक्लियर मिसाइल रखेगी, इस पर भी अलग अलग समय पर अलग अलग एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो आर्म्स कंट्रोल में एग्रीमेंट होते हैं, और डिसआर्मामेंट क्या करती है, पूरी तरह से क्या करो, पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर होने के लिए जो जो रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दो, ठीक है। वो डिसआर्मामेंट है। आर्म्स कंट्रोल में अगर आपके पास आर्म्स हैं तो उसको रेगुलेट एंड मैनेज करना क्या कहलाएगा, आर्म्स कंट्रोल कहलाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ट्रीटीज़ पढ़ लेते हैं डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल पर। पहली कौन सी हो जाएगी, एनपीटी। एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है, एनपीटी की फुल फॉर्म है नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी, 1968 में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ले लो। आप जो बच्चे 12th करके आए हैं, 12th में भी था ये टॉपिक, ईयर पूछा जाता है एनपीटी कब आया, 1968 में। ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है। एम टू प्रिवेंट स्प्रेड न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन जो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं उसके बढ़ने पर पाबंदियाँ लगाना। पीसफुली यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी को शांतिपूर्वक तरीके से यूज़ करना। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को बढ़ाना। न्यूक्लियर वेपन स्टेट एग्री टू वर्क टुवर्ड रिड्यूसिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं स्टेट्स एग्री टू वर्क टुवर्ड रिड्यूसिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर हैं, ठीक है। अब वो क्या एग्री करेंगे, अपने जो न्यूक्लियर वेपन है आने वाले समय में और नहीं बनाएंगे, जो बने हुए हैं उनके यूज़ को वो ध्यान से यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी में बोला गया है 1968 में। न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी, मतलब अब न्यूक्लियर और नहीं बनाए जाएंगे 1968 के बाद। जिन कंट्रीज़ ने बना लिए वो ठीक है, आगे और कंट्रीज़ न्यूक्लियर नहीं बनाएंगी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं 1968 की ट्रीटी के बारे में? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक है। स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, अब क्या हुई थी, देखो कोल्ड वॉर चल रहा था, ये सबसे पहली टॉक थी जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में हुई थी, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड पूरी तरह से नर्वस था बिकॉज ये दोनों कंट्रीज़ ही एक ट्रेजिक वॉर में इन्वॉल्व होने वाली थी, जो कि था थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। ठीक है, तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातचीत शुरू हुई आर्म्स को लिमिट करने की। ठीक है, सॉट टू लिमिट द नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन, मतलब दोनों ही कंट्री अब चाहती थी कि क्या किया जाए, न्यूक्लियर वेपन की जो ये रेस है इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि दोनों कंट्री के बीच में क्या कम हो, टेंशन कम हो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, तो अब ये जो टॉक्स हुई सॉल्ट, इसको क्या कहा गया, सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स 1969 से 72 के बीच में ये टॉक शुरू होती है। इसका कंक्लूड कब होता है, जब एग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1991 में होती है, साइंड बाय, किसके द्वारा साइन की जाती है, यूएस के द्वारा और सोवियत यूनियन के द्वारा बाद में साइन होती है। ठीक है, रिक्वायर्ड एक्चुअल रिडक्शन इन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड डिलीवरी सिस्टम वेंट बियॉन्ड सिंपल लिमिटेशन बाय रिड्यूसिंग एग्जिस्टिंग आर्सेनल, मतलब जो आर्सेनल, जो आर्मामेंट्स, जो न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल हैं उनको रिड्यूस करना और उन पर लिमिट लगाना इस ट्रीटी का मेन मोटिव है। क्या कब आई थी ये ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1991, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1991, ईयर ज़रूर याद करें एंड फुल फॉर्म भी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1996। ठीक है, किसी भी तरह के टेस्ट को क्या करना, प्रोहिबिट करना, न्यूक्लियर्स के टेस्ट को क्या करना, रोकना। ठीक है, न्यूक्लियर बना लिया आपने, आप उसका टेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस ट्रीटी पर साइन किया हुआ है। अगर किसी भी कंट्री ने इस ट्रीटी पर साइन किया हुआ है तो वो अपनी कंट्री में न्यूक्लियर को टेस्ट नहीं कर पाएगा। अगर वो न्यूक्लियर को टेस्ट नहीं कर पाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा उसका न्यूक्लियर जो बनाया है उसने वो सक्सेसफुल है या नहीं। इसी के साथ आप कमेंट करेंगे मेरे कमेंट सेक्शन में, जो फर्स्ट न्यूक्लियर हमने टेस्ट किया था कहाँ किया था और कब किया था, और वॉज इट सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, तो आप ये हमें बताएंगे। सीक टू कर्ब द डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर वेपन, नए न्यूक्लियर वेपन बनाने पे पाबंदियाँ लगाना। ऑल्दो वाइडली सपोर्टेड, इट हैज़ नॉट येट फुली एंटर्ड इनटू फोर्स, इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अलग अलग कंट्री के द्वारा, बट फिर भी ये पूरी तरह से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इसको मतलब एक्सेप्ट किया गया बट ये फुल्ली क्या नहीं हो पाई, केम इनटू फोर्स, मतलब लागू नहीं हो पाई। हर कंट्री इससे सहमत नहीं थी, क्योंकि जो न्यूक्लियर कंट्री बनाएगी वो परीक्षण भी ज़रूर करेगी। ठीक है, इस ट्रीटी का मेन मोटिव क्या था, किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने से रोकना। कब आई थी ये ट्रीटी, 1996 में। ठीक है, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993, इसमें क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था प्रोहिबिट द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स, मतलब जो हम फ्यूचर के लिए क्या कर लेते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को। ठीक है, तो किसी भी तरह का जो ये वेपन है ये केमिकल से तैयार नहीं होगा, ये क्या था, प्रोहिबिट, इसको मना कर दिया, केमिकल से कोई वेपन तैयार नहीं किया जाएगा। रिक्वायर मेंबर स्टेट्स टू डिस्ट्रॉय केमिकल वेपन स्टॉक पाइल्स, अगर किसी ने तैयार किया है तो वो अपने क्या कर दे, इस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, इंक्लूड्स एन इंटरनेशनल वेरिफिकेशन सिस्टम, इसमें क्या किया गया, मतलब पूरा इंटरनेशनल वेरिफिकेशन सिस्टम को, मतलब इसमें पूरा सभी कंट्रीज़ ने इसको क्या किया, वेरीफाई किया। ठीक है, ये क्या करेगी ट्रीटी, किसके लिए थी, ये ट्रीटी थी प्रोहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन, किसी भी तरह का केमिकल वेपन इसमें नहीं बनाया जाएगा। कब आई थी ये ट्रीटी, CWC, शॉर्ट नेम क्या है, CWC 1993 में ये ट्रीटी आई थी। क्लियर है चीज़ें, आर्म्स कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, INF, क्या हो जाएगा, INF 1987। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इसके किस किस के बीच में ये समझौता हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन के बीच में। एलिमिनेटेड एन एंटायर क्लास ऑफ इंटरमीडिएट रेंज ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल, कंसिडर्ड अ मेजर आर्म कंट्रोल अचीवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। 1987 में पूरी मिसाइल्स की जो एक रेंज थी, किसके बीच में, US एंड USSR के बीच में, वो उन्होंने क्या कर दी, हटा दी। ठीक है, और क्या इसमें क्या अचीव किया इस ट्रीटी के थ्रू,
कोल्ड वॉर में एक ऐसा फेज़ आया जिसमें शांति, पीस को अचीव किया 1987 के में। अब 1987 का फेज़ एक ऐसा फेज़ था जिसमें हमने देखा कि कोल्ड वॉर की इंटेंसिटी अब लो हो रही थी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि बर्लिन वॉल 1989 में क्या हो गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गई थी। यूएसएसआर क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। जर्मनी क्या हो गया था, यूनिफिकेशन हो गया था। 1991 में बर्लिन वॉल गिर चुकी थी जो 28 ईयर्स से कोल्ड वॉर का सिंबल थी। तो आईएनएफ ट्रीटी की जाती है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में, और इसने एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल की रेंज को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में से। ठीक है, क्लियर है चीज़ें। ये एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो ये ट्रीटीज़ की गई, अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है? इनका मेन सिग्निफिकेंस है रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर, न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट, मतलब कोई भी तरह का वॉर ना हो और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट में ना फंसे। ठीक है, प्रिवेंट कॉस्टली आर्म्स रेस भी ना हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, कॉपरेशन बिल्ड हो अमंग द नेशंस, डिफरेंट नेशंस अपने विवादों का सुलझाव किस तरह से करेगी, नेगोशिएशंस के थ्रू करेगी। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, पीस एंड सिक्योरिटी बढ़ेगी। प्रमोट पीसफुली यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो किस तरफ जाएगा, उसका ध्यान पीसफुल मीन्स की तरफ जाएगा। ठीक है, पीसफुली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस था, इन सारी जो ट्रीटीज़ को हमने पढ़ा उसका सिग्निफिकेंस था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। ठीक है, डिसआर्मामेंट और आर्म्स कंट्रोल दोनों ही एसेंशियल मैकेनिज़्म है इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए। डिसआर्मामेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पूरी तरह से वेपन्स को एलिमिनेट कर देते हैं, और आर्म्स कंट्रोल में हमारे पास जो वेपन्स हैं हम उसको रेगुलेट और मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। और डिसआर्मामेंट का क्या मतलब है, डिसआर्मामेंट तो हमने पढ़ा है। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या है, रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेपन, जिससे कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर जो एक बनती है वो बिल्कुल ही ना बने, और पीस को क्या किया जा सके, हर एक रीजन में स्टेबल किया जा सके। तो ये मेन मोटिव है किसका, डिसआर्मामेंट का। ठीक है, तो अपनी ये स्लाइड्स यहीं पे पूरी होती है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप कौन से सेमेस्टर में हैं या कौन सी क्लास में हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।